हे गाइस, मैं अनुरोध गोस्वामी आपका अपने चैनल गोस्वामी जीएस एंड मैथ्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। कल मैंने आपको विश्व के दांत चैप्टर नंबर 2 के 4 सप्रसंग व्याख्या को बताया था। तो जिन्होंने इसको नहीं देखा है वो जाकर यूट्यूब पर सर्च करके गोस्वामी जीएस एंड मैथ्स क्लासेज को सर्च करके देख सकते हैं। तो मैंने कल क्वेश्चन नंबर 5 के चारों सप्रसंग व्याख्या को समझा दिया है। जिन्होंने नहीं देखा वो जाकर देख ले। आज मैं क्वेश्चन नंबर 6 से 4 क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। तो चलिए बिना देर किए हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि सेन साहब के और उनके मित्रों के बीच क्या बातचीत होती है। तो चलिए देखते हैं। तो सेन साहब और उनके मित्रों के बीच बातचीत का आधार अपने अपने पुत्र के भविष्य से जुड़ा हुआ रहता है। यानी जुड़ा हुआ अपने अपने पुत्र के भविष्य से जुड़ी हुई क्या वे बातें करते हैं और कहाँ करते हैं, तो भड़कीले ड्राइंग रूम में। तो चलिए देखते हैं कि सेनों का मानना था कि आजकल की पढ़ाई लिखाई तो क्या है, एक मामूली फिजूल की बातें हैं। यानी पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब नहीं है। वह तो अपने तरह अपने पुत्र को क्या है, बिजनेसमैन और इंजीनियर बनाना चाहते हैं। यानी सेनों का मानना था कि आजकल की जो पढ़ाई लिखाई है वह सिर्फ समय की बर्बादी है और दूसरा कुछ नहीं है। यानी वह आपकी पढ़ाई लिखाई में वह बात नहीं रह गई। यानी क्या है, वह एक तरह से फिजूल है। वह यह चाहते हैं कि मेरा पुत्र मेरी ही तरह क्या बने, बिजनेसमैन और इंजीनियर बने। लेकिन जब पत्रकार महोदय से अपने पुत्र के संदर्भ में पूछा जाता है तब वे कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि मेरा पुत्र जो है जेंटलमैन बने और जो कुछ बने उसे पूरी आज़ादी होगी। इस उत्तर से क्या होते हैं, सेन साहब ऐंठ कर हो जाते हैं। यानी कहते हैं कि काफ़ी उन्हें बुरा लगता है कि यह मामूली सा एक व्यक्ति मुझे इस तरह की बातें कर रहा है। कुछ और बातें भी होती हैं उनके बीच में। यानी अखबार नवीस महोदय एक मामूली सा जो उनके रिश्तेदार होते हैं वो कहते हैं कि जब उनका पुत्र भी उनके साथ आया हुआ होता है तो बेसिकली बात यह होता है जो कि काफ़ी समझदार होता है। 3-4 साल का ही बच्चा होता है जो काफ़ी समझदार होता है। तो इनके बीच में बातचीत, बेसिकली इनके बातचीत का आधार क्या है, तो उनके पुत्र अपने अपने पुत्र के भविष्य से जुड़ा हुआ। तो देखिए इसका आंसर ये रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बतलाना चाहता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा कहानीकार यह बतलाना चाहता है कि कैसे एक मामूली सा किराने का बेटा, यानी मामूली सा किरानी का बेटा जो कि सेन साहब की फैक्ट्री में काम करता है, कैसे एक मामूली से किरानी का बेटा जो है उनके 7,500 रुपये, ये क्या आपको याद रखना ऑब्जेक्टिव के तौर पर, कि 7,500 रुपये कि 7,500 रुपये की क्या है, 7,500 रुपये की कार को छूकर गंदा कर सकता है। यानी कहने का मतलब है कि कैसे एक मामूली सा किरानी का बेटा यानी जो है सेन साहब की इतनी महंगी कार यानी 7,500 रुपये की कार को कैसे छूकर गंदा कर सकता है। इसमें कहानीकार के कहने का मतलब है कि कैसे समाज में सफेद पोशी लोग अपने महत्व को आगे रखते हैं। उनके नज़र में गरीबी क्या होता है, एक गुनाह है। ठीक है, वे गुनाह मानते हैं उसको और उन्हें कुछ बोलने से पहले उनके होठों पर जरा सा भी संयम नहीं रहता। यानी कहने का मतलब है कि जो अमीर व्यक्ति होते हैं वह गरीब व्यक्ति को कुछ अशब्द बोलने से भी, अपशब्द यानी अभद्र व्यवहार करने से भी, अशब्द बोलने पर भी उन्हें जरा सा भी इस बात का कोई जो है ये नहीं रहता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो बात सही है या नहीं। वो उनके मन में जो आता है वो उसको बोलने से एक समय भी नहीं सोचते। यानी उनके होठों पर जरा सा भी संयम नहीं रहता। वह उन्हें नीच की दृष्टि से देखते हैं। वो क्या समझते हैं कि गरीब लोग क्या है, नीच व्यक्ति है और वह उसको जो है समाज में क्या है, दबी हुई स्थिति में माना जाता है गरीबी। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है, लेकिन जो समाज में क्या है एक गलत संदेश को पहुंचाता है। यानी समाज में तो हर तरह के व्यक्ति रहते हैं, सबका एक अलग अपना इज्जत होता है। लेकिन सफ़ेद पोशी लोग क्या होते हैं कि समाज में जो सफ़ेद पेशी जो लोग होते हैं वह गरीबों का क्या करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, उसको नीच भावना की दृष्टि से देखते हैं। लेकिन ईश्वर की दृष्टि में क्या है कि कोई गरीब और कोई अमीर नहीं होता। वह सभी को एक समान रूप से देखते हैं। यानी ईश्वर की नज़र में क्या होता है, अमीरी और गरीबी के बीच की जो खाई है वो नहीं होती है। यानी वो उनके द्वार पर राजा भी जाए तो वही बात है और गरीब भिखारी भी जाए तो वही बात है। यानी वे उनमें कोई फर्क नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से यह रहा इसका आंसर।
बिल्कुल आपके अपने शब्दों में ही है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि कासू और मदन के बीच झगड़े का क्या कारण है। इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहता है। तो चलिए, कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण लट्टू नचाने को लेकर होता है। यानी इसमें क्या होता है कि किसी दिन कासू जो है गली से गुजरता है तो देखता है कि लट्टू का खेल हो रहा होता है, तो वो भी जाकर क्या करता है, मदन से कहता है कि मुझे भी दो लट्टू नचाने के लिए। तो चलिए इसके आंसर को पढ़ते हैं। तो लेखक ने इनके झगड़े को क्या किया है, द्वंद्व युग की संज्ञा दे दी है। यानी शुरुआत में क्या होता है कि झगड़े सिर्फ बातचीत के माध्यम से ही होता है। यानी द्वंद्व युग का मतलब होता है कि बातों के साथ लड़ाई झगड़ा, इसमें मारपीट जैसी भावनाएं नहीं होती है। लेकिन बार बार कासू द्वारा लट्टू नचाने की बात को दोहराना और जो है मदन द्वारा उसके ना करने पर उनके बीच में झगड़े का कारण बन जाता है। और यह झगड़ा कैसी होती है, फाइट का कारण बन जाती है। इसमें क्या होता है कि कासू भी तैश में आ जाता है और वह मदन को मार देता है। तत्पश्चात दोनों में क्या होती है, लड़ाई झगड़ा मारपीट हो जाती है। और इसमें क्या होता है कि मदन जो है उसके दो जहरीले दांत को झाड़ देता है। इसमें क्या होता है कि अगर ये लड़ाई की संज्ञा तब क्या हो जाती है कि हड्डी एवं मांस की लड़ाई हो जाती है। महल वाले एवं झोपड़ी वालों के बीच की लड़ाई का कारण, मतलब ये महल वाले एवं झोपड़ी की लड़ाई के बीच का कारण बन जाता है। तब अगर यह लड़ाई अहाते में होती तो कासू शेर बन जाता। तो इसी प्रकार इसमें क्या होती है कि कैसे लोग झोपड़ी वालों का साथ छोड़कर महल वाले का साथ देते हैं। इसमें क्या होता है, झोपड़ी वालों की पराजय हो जाती है, जिसका नेतृत्व क्या करता है, मदन करता है। लेकिन मदन तो उसकी पिटाई कर ही देता है, लेकिन इसमें अपने लोगों की वजह से झोपड़ी वालों की हमेशा हार का सामना करना पड़ता है कि अपने लोग कैसे ही अपने झोपड़ी वालों को साथ न देकर महल वालों को साथ देता है, जो कि आपको इस क्वेश्चन में भली भांति स्पष्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या बताया गया है क्वेश्चन नंबर 10 में कि महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उसकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं तो लेखक इसके माध्यम से इस कथन के का कहानी से क्या उदाहरण देकर क्या लेखक स्पष्ट करता है। तो चलिए देखते हैं। इस प्रश्न के संदर्भ में लेखक यह बताना चाहते हैं कि अगर यह लड़ाई अहाते में हुई होती तो कासू शेर हो जाता है, यानी वह क्या होता है, विजय हो जाता है। लेकिन वह रोता हुआ अपना जान बचाकर वहां से निकल होता है। अगर हम इस कहानी को अगर हम समाज के दृष्टिकोण से सोचें तो आपको पता चलेगा कि आम जनता सफेद पोशी लोगों के तलवे चाटने पर क्या है, मजबूर है। उनकी हाँ में ही हाँ और उनके ना में ही ना को वे क्या है, मजबूरी बस स्वीकार कर लेते हैं। यानी गरीब लोगों की यह प्राथमिकता हो जाती है, क्योंकि वो उनके जो है फैक्ट्री में काम किया करते होते हैं और उन्हीं के वजह से क्या उनके घर का रोजी रोटी चल रहा होता है। तो ऐसे ही उनके हर गलत कामों में भी वे साथ देते हैं और गलत काम भी क्या होता है, अच्छा काम बन जाता है। यानी प्रस्तुत कहानी में गिरधर लाल भी क्या होता है कि इस कहानी में गिरधर लाल होता है जो कि क्या होता है, एक निम्न वर्ग का नेतृत्व करता हुआ रहता है और वह सेन साहब की फैक्ट्री में एक मामूली सा किरानी के तौर पर काम करता है। उसके बेटे की गलती, सेन साहब के बेटे की गलती होते हुए भी उसे सेन साहब क्या होता है, अच्छा ठहराते हैं। और एक मामूली सा कार छूने पर भी सेन साहब मदन के संदर्भ में ये बातें करते हैं कि इसको समझा देना कि यह क्या है, आगे चलकर ऐसे ही अगर इसका हरकत रहा तो क्या ये आगे चलकर चोर, गुंडे एवं बदमाश बनेंगे। यानी एक मामूली सा बात का बतंगर सेन साहब वहाँ जो है उस दौरान कर देते हैं। नतीजा यह होता है कि मदन की माँ भी जो है सेन साहब के होठों को देखकर सहम जाती है और कुछ जवाब नहीं देती है। तो बेसिकली ये जो इस क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर था। तो होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। मैंने इसको अच्छे से अपने शब्दों में भी एक्सप्लेन कर दिया है और आप इसको एक बार पढ़ लोगे तो आपको याद हो जाएगा। तो चलिए अब आपका बचा 3 क्वेश्चन जो कि मैं आपको कल लिखवा दूंगा। तो होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और हमारे चैनल गोस्वामी GS एंड मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही वीडियो मैं डेली आपके लिए लाता रहूँगा।